हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंगल फेस रेक्टिफायर में आगे स्टडी करने वाले हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं फुल वेव सेमी कंट्रोल्ड। फुल वेव 2 पल्सेस तो रहेंगी उसमें, लेकिन वो सेमी कंट्रोल्ड रहेगा, फुली कंट्रोल्ड नहीं रहेगा। दैट इज़ कि जो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे फुल वेव में कि 4 डिवाइसेस रहती हैं और चारों थायरिस्टर्स रहते हैं, SCRs रहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि 2 थायरिस्टर रहेंगे और 2 डायोड रहेंगे। ठीक, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सेमी कंट्रोल्ड। अगर चारों डायोड रहते तो हम क्या बोल देते हैं, अनकंट्रोल्ड। चारों अगर SCR रहते तो हम बोलते फुली कंट्रोल्ड। दो बराबर बराबर हैं, इसलिए हम लोग सेमी कंट्रोल्ड बोल रहे हैं। और 2 कॉन्फ़िगरेशन है कि डायोड दोनों यहाँ हो सकते हैं और दूसरा केस दोनों डायोड यहाँ हो सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। और ऐसा नहीं है कि इसको एसिमेट्रिकल ऐसे ही बोल दिया गया है, उसके पीछे भी एक लॉजिकल रीज़न है जो आगे हम लोग अभी देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि ये सिमेट्रिकल है और ये एसिमेट्रिकल है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पहला केस लेते हैं आर लोड के लिए, जो कि सबसे सिंपल केस है। आर लोड, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहते हैं आर लोड के लिए। पहला है आर लोड। ठीक, तो आर लोड में क्या होगा, पहले पॉजिटिव साइकिल की बात की जाए अगर, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसे ही यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये दोनों तो डायोड हैं। ठीक, ये दोनों डायोड हैं, तो ये अपने आप क्या हो गया, ये कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसका वोल्टेज कम है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब ये कंडक्ट करने के लिए रेडी है। कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट है, ये ओपन सर्किट नहीं है। ऐसे इसको देखा जाए तो ये ओपन सर्किट होगा। इसलिए ओपन सर्किट होगा क्योंकि ये है तो फॉरवर्ड मोड में। इन दोनों में से इसका वोल्टेज ज़्यादा है, मतलब ये कंडक्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन ये कंडक्ट तब करेगा, ये शॉर्ट सर्किट तब होगा जब इसको हम पल्स देंगे। तो शुरू में ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, और फाइनली लोड में कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो अल्फ़ा पे मान लेते हैं कि हमने इसको पल्स दे दी, तो अल्फ़ा पे पल्स दे दी, तो ये शॉर्ट सर्किट और ये शॉर्ट सर्किट। तो ये वाली सप्लाई कहाँ आ गई, लोड के क्रॉस आ गई। ठीक, जो हमने सप्लाई दी है, सप्लाई कैसी है अपनी, प्योर साइनसोइडल। ठीक, सप्लाई प्योर साइनसोइडल है। तो ये हो गया पाई। अल्फा से लेके पाई तक किसने कंडक्ट किया, T1 और D2 ने। ठीक, ऐसे यहाँ पे सिंपल, ये भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं। उसके बाद क्योंकि ये आर लोड है, तो करंट जैसे ही वोल्टेज 0 होगा वैसे भी करंट 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे दोनों एनोड कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एनोड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाला कंडक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि शुरू नहीं कर देगा मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कंडक्ट तब तक नहीं करेगा जब तक कि हम इसको पल्स नहीं देंगे। तो शुरू में कोई कंडक्शन नहीं होगा क्योंकि सप्लाई बिल्कुल आइसोलेटेड है, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ये शॉर्ट सर्किट है। तो पाई से लेके पाई प्लस अल्फ़ा तक कोई भी कंडक्शन नहीं होगा। पाई प्लस अल्फ़ा में मान लेते हैं हमने T2 को ट्रिगर किया, तो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे और ये नेगेटिव यहाँ पे। तो सिंपल ये हो जाएगा अपना आउटपुट का वेवफॉर्म, आउटपुट वोल्टेज का V0। और ऐसे ही सेम किसका वेवफॉर्म होगा, I0 का, क्योंकि आर लोड है तो करंट भी वोल्टेज के साथ फेज में रहेगा। तो यहाँ पे किसने कंडक्शन किया, T2 और D1 ने, T2 और D1 ने। ठीक, तो ये सेम सिंपल रहेगा और दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक,
चेंजेस कहाँ आते हैं जब हम लोग RL या RLE लोड की बात की जाए। तो RL और RLE। तो पहली चीज अगर हम सिमेट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे पहली चीज तो करंट को कांस्टेंट मान लेना है। इंडक्टेंस इज लार्ज सो दैट लार्ज L, ठीक, इसकी की वजह से रिपल्स नहीं है आउटपुट करंट में। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है उसमें रिपल्स नहीं है। तो अल्फा से स्टडी करते हैं, अल्फा से। तो पहले क्या होगा, ये कंडक्शन मोड, ये शॉर्ट सर्किट, ये पहले से शॉर्ट सर्किट था, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये सप्लाई कहाँ आ गई, लोड के क्रॉस आ गई, और लोड के क्रॉस जब सप्लाई आई तो कंडक्शन किसने किया, T1 और D2 ने। तो अल्फा से लेके पाई तक कौन कंडक्ट करेगा, T1 और D2, जस्ट लाइक इसकी तरह। तो अल्फा से लेके पाई तक किसने कंडक्ट किया, T1 और D2 ने, ठीक। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब ये इसकी पोलैरिटी अपोजिट होगी, दैट इज ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों में कौन कंडक्ट करेगा, इन दोनों में ये वाला कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये कॉमन एनोड से कॉन्फ़िगरेशन में है और इसका पोटेंशियल कम है। तो ये ऑफ हो गया अपने आप, ये ऑफ हो गया और ये कंडक्शन मोड में आ गया, ठीक। लेकिन अब ये तो कंडक्ट करेगा, लेकिन इसको अभी तक हमने पल्स नहीं दी है। इसको हम पल्स कब देंगे, पाई प्लस अल्फा पे। तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे करंट स्टोर हुई, L की वजह से जो करंट है कांस्टेंट करंट है, तो यहाँ पे I0 तो फ्लो हो ही रही है पाई के बाद भी। तो ये I0 करंट कहाँ जाएगी, या तो यहाँ से जा नहीं सकती, ऑफ हो गया है, ये ऑन है और ये इसको हमने पल्स दी नहीं है, तो यहाँ से करंट जाएगी, ठीक। तो लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये और ये दोनों शॉर्ट हो जाएंगे और सप्लाई बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। उस केस में ये ज़ीरो, लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना आया, ज़ीरो, लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना आया, ज़ीरो, तो ये हो गया ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, इस केस में यहाँ पे कंडक्शन ही नहीं हो रहा था। वेवफॉर्म दोनों सेम है, लेकिन इस केस में यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रहा था, यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे कंडक्ट कौन कर रहा है, T1 और D1। यहाँ पे कंडक्ट किसने किया, T1 और D1। ये हो गया पाई प्लस अल्फा, ठीक। बस एक साइकिल हम लोग देख ली, उसके बाद जस्ट उसी को अदर एलिमेंट्स के लिए हमको देखना है। तो जस्ट T2 को हम ट्रिगर कर देंगे, तो ये पहले से कंडक्शन मोड में था और ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये आ गया लोड के क्रॉस। तो ये हो गया 2 पाई तक, और यहाँ पे कंडक्शन किसने किया, D1 और T2, D1 और T2। और लास्ट केस में ये और ये कंडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा T2 और D2, T2 और D2, ठीक। तो इतना ही सा था कि जब कभी भी नेगेटिव पल्स अगर जस्ट हमको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो लास्ट केस में जो हम लोग फुली कंट्रोल वाला देखे थे, उसमें जब नेगेटिव पल्स आती थी तो नेगेटिव पल्स में क्या हो जाएगा, लोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नेगेटिव पल्स में जो करंट सोर्स में जाती थी वो करंट सोर्स में ना जाके वो जस्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यहीं से करंट जाएगी, और एक केस में यहाँ से करंट जाएगी। बस इतना सिंपल सा है, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया सिमेट्रिकल के लिए। दूसरा देखा जाए एसिमेट्रिकल, तो इसमें भी करंट कांस्टेंट रहेगी, ठीक। करंट तो इसमें भी कांस्टेंट है, और पहले अल्फा से लेके पाई तक
ये दोनों कंडक्ट करेंगे जस्ट इसी की तरह, कोई डिफरेंस नहीं, अल्फा से लेके पाई तक, T1 और D2, और वेवफॉर्म भी सेम, अल्फा से पाई वेवफॉर्म ये रहेगी, T1 D2। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही नेगेटिव साइकिल शुरू होगी, दैट इज ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ठीक, तो इसको अभी हमने पल्स नहीं दी है, इसको अभी हमने पल्स नहीं दी है, और ये तो ऑलरेडी कंडक्टिंग स्टेट में है, क्योंकि इसको पल्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया है, लेकिन इसको अभी हमने पल्स नहीं दी है, तो करंट जो बची रह गई वो कहाँ से फ्लो होगी, यहाँ तो जा नहीं सकती, तो यहाँ जाएगी, और ये तो पहले से कंडक्टिंग स्टेट में, क्योंकि ये पॉजिटिव हो चुका है, तो करंट इस तरीके से जाएगी। तो यहाँ पे D1 और D2, और फिर से वही चीज़ कि शॉर्ट हो गया, यहाँ पे ये शॉर्ट, सोर्स बिल्कुल आइसोलेट हो गया, सोर्स का वोल्टेज नहीं गया, इसलिए ज़ीरो हो गया वोल्टेज लोड का। तो ये हो गया D1 D2 वोल्टेज ज़ीरो, पाई प्लस अल्फ़ा पे क्या हुआ कि हमने इसको ट्रिगर कर दिया, तो अब कहाँ से कंडक्शन होगा, यहाँ से कंडक्शन ना होके यहाँ से कंडक्शन होगा, ठीक। तो यहाँ पे T2 और D1, और जस्ट लास्ट केस में जब इसको हम ट्रिगर नहीं कर रहे होंगे तो फिर से कंडक्शन यहीं से होगा, तो D1 और D2, D1 D2, T2 D1, सॉरी D1 D2 यहाँ पे भी, और T2 D1, ये पाई प्लस अल्फ़ा और ये 2 पाई। ठीक, तो ये पूरा सिस्टम है कि कैसे कंडक्शन होगा। लेकिन अब इसको ध्यान से अगर देखा जाए कि अगर सब फुली कंट्रोल्ड होता, ठीक, चारों थायरिस्टर होते हैं, और एक यहाँ पे हम फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देते हैं, तो जब ये इंडक्टर डिस्चार्ज करता, ठीक, जब इंडक्टर डिस्चार्ज करता करंट, तो वो सोर्स में ना जाके इस पूरे थायरिस्टर में जाके वो कहाँ से डिस्चार्ज होता, फ्री व्हीलिंग डायोड से। तो उस केस में भी यहाँ पे वोल्टेज सेम बनता, बस ये वाला कंडक्शन जो हो रहा है वो होता फ्री व्हीलिंग डायोड से। यहाँ पे FD आ जाता, यहाँ पे FD आ जाता, यहाँ पे FD, यहाँ पे FD, ठीक। तो चाहे ये एसिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल हो, या फुली कंट्रोल्ड हो और फ्री व्हीलिंग डायोड हो, जो आउटपुट का वेवफॉर्म बनना है वो इसी तरीके से बनेगा। आउटपुट का वेवफॉर्म यही बनेगा। यहाँ तक ये भी बोल सकते हैं कि लोड भी कोई भी हो, लोड भी R लोड हो, RL लोड हो, RLE लोड हो, सबका वेवफॉर्म यही बनेगा। अगर कौन कौन सा है, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल या फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक। तो इसका हम लोगों को पता है कि इसका एवरेज क्या होता है, V0 एवरेज Vm अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, और I0 एवरेज Vm अपॉन पाई R अगर RL या R लोड है, और I0 एवरेज हो जाएगा V एवरेज माइनस E अपॉन R अगर RL E लोड है तो, ठीक। तो जस्ट R से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे अगर RL या R लोड है, और अगर RLE लोड है तो V एवरेज माइनस E अपॉन R हो जाएगा, ठीक। तो ये सब तो डिस्कशन रहा कि वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसे बनेगा, वोल्टेज का वेवफॉर्म के बाद करंट क्या होगी, एवरेज करंट क्या होगी, और कौन कौन किस किस टाइम पे कंडक्ट करेगा। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये रह गया कि इसको सिमेट्रिकल क्यों बोला गया और इसको एसिमेट्रिकल क्यों बोला गया, ठीक। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि यहाँ पे अगर एक थायरिस्टर और एक डायोड की बात की जाए, तो यहाँ पे T1 अल्फा से पाई तक कंडक्ट किया, और पाई से पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट किया। तो थायरिस्टर एक कहाँ तक कंडक्ट किया, पाई डिग्री,
ठीक, पाई डिग्री कंडक्ट किया अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक। और कोई भी दूसरा डायोड की बात कर लेते हैं, मान लें D1 की बात कर ली है, तो D1 यहाँ से पाई से लेके 2 पाई तक कंडक्ट किया, पाई से पाई प्लस अल्फा और 2 पाई। तो D1 कितना कंडक्ट किया, D1 भी कंडक्ट किया पाई। ठीक, तो थायरिस्टर और डायोड जितने भी इसमें एलिमेंट लगे हुए हैं वो सब पाई डिग्री कंडक्ट कर रहे हैं, सबका कंडक्शन टाइम कितना है पाई। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे एक थायरिस्टर कितना कंडक्ट कर रहा है, पाई माइनस अल्फा। T1 कंडक्ट किया पाई माइनस अल्फा। और D1 की बात की जाए अगर, तो D1 यहाँ पे भी कंडक्ट किया अल्फा, यहाँ पे भी कंडक्ट किया और यहाँ पे भी कंडक्ट किया, तो पाई तो यहीं पे हो गया और पाई प्लस अल्फा। D1 कंडक्ट किया पाई प्लस अल्फा। ठीक, D1 कितना कंडक्ट किया, पाई प्लस अल्फा। तो ये चीज़ है कि इसमें थायरिस्टर सभी जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनका कंडक्शन टाइम सेम है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि कंडक्शन टाइम थायरिस्टर का और डायोड का अलग अलग है, इसलिए इसको एसिमेट्रिकल बोला जाता है। ठीक, तो ये पूरा डिस्कशन था। अब एक जो डिस्कशन रह गया कि पावर फैक्टर और सोर्स करंट क्या होगी, क्योंकि सोर्स को अगर हम स्टडी करें, केवल सोर्स को स्टडी करें, बाकी भूल जाएं क्या है, क्या सर्किट है, कौन सा लोड है, तो अगर सोर्स करंट की बात की जाए तो वहाँ से हम लोग पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक, तो सोर्स करंट की अगर बात की जाए तो सोर्स करंट सेम रहेगा, क्योंकि जब भी वोल्टेज ज़ीरो हो रहा है, जब भी आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो हो रहा है, उस टाइम पे कोई भी सोर्स करंट फ्लो ही नहीं हो रही है। जैसे कि मान लेते हैं कि RL लोड तो है ही है, RL और RLE लोड तो है ही है, क्योंकि उसी केस में आउटपुट करंट जो है वो कांस्टेंट हो सकती है, और करंट जब कांस्टेंट होगी आउटपुट करंट, उसी केस में हम लोग फोरियर सीरीज की बात अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज इस केस में इसकी फोरियर सीरीज बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक, तो फोरियर सीरीज इसकी बन सकती है इजीली, उसी की बात हम लोग करते हैं। तो जब तक आउटपुट करंट कांस्टेंट नहीं होगी तब तक जो सोर्स करंट आएगी, वो पीरियोडिक एक परफेक्ट स्क्वायर वेव बन के नहीं आएगी। तो जब तक वो स्क्वायर वेव बन के नहीं आएगी तब तक उसका फोरियर सीरीज़ का जो एनालिसिस है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आर लोड में फोरियर सीरीज़ इनपुट पावर फैक्टर कभी नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा हमेशा ये गिवन रहेगा कि RL या RLE लोड है और इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है कि करंट, आउटपुट करंट कांस्टेंट है। ठीक, तो ये मान लेते हैं कि RL या RLE लोड है, इनपुट करंट, आउटपुट करंट कांस्टेंट है। तो दोनों ही केस में चाहे सिमेट्रिकल हो या एसिमेट्रिकल हो, ऐसा बोला भी नहीं जाएगा कि जो सोर्स करंट का वेवफॉर्म बनेगा वो दोनों के लिए सेम बनेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सेमी कंट्रोल दिया है तो हमको ये भी दिया जाए कि सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है या एसिमेट्रिकल है, क्योंकि सोर्स करंट की जो वेवफॉर्म बनने वाली है वो दोनों के लिए सेम रहेगी। देखते हैं, अल्फ़ा पे ये और ये कंडक्ट करना शुरू किए, यहाँ पे ये और ये कंडक्ट करना शुरू किए, तो करंट का कंडक्शन कैसे हुआ, यहाँ से इस डायरेक्शन में। ठीक, ऐसे गया, ऐसे पॉजिटिव से करंट बाहर गई। ठीक है, और करंट कितनी थी, I0। ठीक, और ये कब तक गई, ये गई पाई तक, क्योंकि पाई के बाद यहाँ से करंट जाना शुरू हो गई और सोर्स में गई ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पे पाई के बाद यहाँ से करंट जाना शुरू हो गई और सोर्स में गई नहीं। तो पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक कोई भी करंट नहीं गई, ये करंट हो गई ज़ीरो। ठीक, करंट सोर्स में ज़ीरो हुई है, आउटपुट करंट अभी ज़ीरो नहीं हुई है, बस वो सोर्स में नहीं जा रही है। फिर पाई प्लस अल्फा से पाई तक, तो करंट ऐसे गई, ऐसे, ऐसे और ऐसे,
पहले जो करंट जा रही थी वो ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही थी, दोबारा जब पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक करंट का कंडक्शन हो रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये हो गया इस तरीके से 2 पाई। ठीक, तो ये हो गया अपना सोर्स करंट का डायग्राम, सोर्स करंट का ग्राफ ये हो गया। अब इसी को हमको स्टडी करना है। ठीक, सिर्फ इसी को स्टडी करना है, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर ली हैं कि एवरेज वोल्टेज किस तरीके से बनेगा, उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, उसकी करंट क्या होगी, वो सब हम लोगों ने देख लिया है। बस इसको स्टडी करके हमको पावर फैक्टर निकालना है, क्योंकि जस्ट इसको एक सिग्नल की तरह ट्रीट करना है कि बाकी क्या था वो उससे हम लोग को मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो ग्राफ है ये पीरियोडिक है, इसमें कोई भी एवरेज कंपोनेंट नहीं है, तो इसका हम लोग फोरियर सीरीज बना सकते हैं। ठीक, स्क्वायर वेव तो ही है, और ये प्योर फंडामेंटल जो साइनसॉइडल होता है उसकी तरह नहीं है, मतलब इसमें कई सारे हार्मोनिक्स हैं। ठीक, कई सारे हार्मोनिक्स हैं, तो इसको हमको स्टडी करना है, इसकी फोरियर सीरीज हमको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सिर्फ आउटपुट जो सोर्स करंट है उसको, उस वेवफॉर्म को स्टडी किया जाए ज़रा। अल्फा पाई, पाई प्लस अल्फा 2 पाई। ठीक, अब कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम स्टडी करना चाहें कि उसको देखना चाहें कि फोरियर सीरीज पे भी आते हैं कि इसका फोरियर सीरीज क्या होगा, उससे पहले कि अगर कांस्टेंट करंट है आउटपुट की तो उसका एवरेज, उसका आरएमएस दोनों कांस्टेंट होगा और वो आई नॉट के बराबर होगा। ठीक, अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें थायरिस्टर के एवरेज करंट क्या होगी, इस पर भी आते हैं। थायरिस्टर के एवरेज करंट क्या होगी, थायरिस्टर का वेवफॉर्म कैसे बना था, थायरिस्टर करंट जो थी वो कब तक फ्लो हो रही थी, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक। ठीक, ये थायरिस्टर करंट थी, इसका हमको एवरेज, इसका हम लोग प्लॉट कर सकते हैं आराम से। ठीक, क्योंकि पल्स वेट कितनी है पाई, टोटल वेट टाइम पीरियड कितना है 2 पाई। इस केस में अगर बात की जाए इसका आरएमएस भी निकाल सकते हैं, पाई अपॉन 2 पाई का रूट और आई नॉट बाहर। इस केस में बात की जाए तो इसमें अल्फा और पाई सिर्फ इतने देर कंडक्शन हुआ था थायरिस्टर करंट का, तो इसमें जो आएगा एवरेज वो कितना होगा, आई नॉट पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा एवरेज, और आरएमएस क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई का रूट। ठीक, तो इसमें अगर कभी पूछा गया, मान लो कि इसमें अगर थायरिस्टर का एवरेज करंट पूछा गया, तो पहला अप्रोच क्या रहना वाला है कि वी नॉट निकालो, वी नॉट के बाद आई नॉट निकालो, और आई नॉट यहाँ पे फ्लो हो रही है अल्फा से लेके पाई तक, तो उसका सिंपल एवरेज निकाल दो, उसका आरएमएस निकाल दो। इसमें भी वही सेम काम करना है, आरएमएस एवरेज। तो ठीक है, तो थायरिस्टर का ऐसे आरएमएस एवरेज निकाल सकते हैं हम लोग। अगर सोर्स करंट का पूछा गया, सोर्स करंट का एवरेज, तो सोर्स करंट का एवरेज कुछ है नहीं, जितना एरिया ये है उतना एरिया ये है, तो एवरेज तो हो गया 0। ठीक, एवरेज कितना हो गया, 0 हो गया। दूसरा चीज़, सोर्स करंट का आरएमएस बताओ कितना होगा। इसको अगर आरएमएस के लिए ये निगेटिव क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी तो सिमेट्रिकल बन जाएगा, जितना पाई में रहेगा वही सेम चीज़ 2 पाई में रिपीट होगी। तो इसको हम पाई में अगर स्टडी कर लिया जाए तो आई नॉट पल्स वेट कितनी है इसकी, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, और टोटल कितना हो गया पाई, इसका रूट। ठीक, इसको फिर से समझो कि ऐसा मैंने कैसे लिख दिया, इसका एवरेज, इसका आरएमएस निकालना है। ठीक, तो इसका आरएमएस के लिए जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, जब ये ऊपर जाएगी तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, मतलब जो चीज़ पाई में हो गई वही 2 पाई में होगी, जस्ट पाई ही इसका इंटरवल बन जाएगा। ठीक,
तो पाई जब इंटरवल बन जाएगा तो पल्स विड्थ इसकी पाई माइनस अल्फा है और टोटल ड्यूरेशन है पाई का। तो इस तरीके से इसका आरएमएस निकल जाएगा। इसका फोरियर सीरीज का अगर बात किया जाए तो फोरियर सीरीज करंट, ठीक, सोर्स करंट n इज इक्वल टू 1, 3, 5 ऐसे ऑड हार्मोनिक्स होंगे इसमें, ये इन्फिनाइट। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये है आई नॉट, ठीक। तो ये 4 आई नॉट अपॉन एन पाई, ठीक, 4 आई नॉट अपॉन एन पाई। अब देखो कि एक साइनोसॉइडल प्योर वेव का हाफ क्या होता है, पाई होता है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, मतलब मिसिंग कितना है, अल्फा मिसिंग है। तो हमको इसको सिमेट्रिकली इधर उधर एक्सटेंड कर देना है। अल्फा मिसिंग है तो अल्फा बाई 2 इधर और अल्फा बाई 2 इधर। फिर से समझो एक बार कि इसका पल्स विड्थ जो साइनोसॉइडल का होता है हाफ वेव में वो होता है पाई। यहाँ पे कितना पल्स विड्थ है, पाई माइनस अल्फा, मतलब अल्फा मिसिंग है। तो अल्फा बाई 2 इधर कर दो, अल्फा बाई 2 इधर कर दो। तो एक तरफ से मिसिंग कितना हुआ, कॉस एन अल्फा बाई 2। फिर साइन, साइन के अंदर हमको क्या देखना है, सिर्फ फंडामेंटल देखना है, एन ओमेगा टी माइनस, कहाँ से फंडामेंटल स्टार्ट हो रहा है, अल्फा बाई 2 माइनस, ठीक। तो एन अल्फा बाई 2, ठीक। इसका डिस्प्लेसमेंट फैक्टर बताओ कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, फंडामेंटल जो कंपोनेंट है वो कितना डिस्प्लेस्ड है जीरो से, वो अल्फा बाई 2 आगे है। तो ये हो गया कॉस अल्फा बाई 2। लास्ट केस में अल्फा था, कॉस अल्फा, ठीक। सी डी एफ बताओ इसका, सी डी एफ, सी डी एफ के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, IS1 RMS अपॉन IS RMS। IS RMS हमको पता है, IS RMS ये है, ठीक, IS RMS तो यही है। लेकिन IS1 RMS निकालने के लिए क्या चाहिए, IS1 RMS निकालने के लिए हमको फोरियर सीरीज में n पुट करना पड़ेगा 1। तो IS1 RMS क्या आएगा अपने पास, वो आएगा 4 आई नॉट कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन पाई, लेकिन यहाँ पे अपॉन √2 भी होगा, ठीक, क्योंकि ये जो क्वांटिटी आएगी n1 पुट करने के बाद ये फंडामेंटल कंपोनेंट की पीक वैल्यू आएगी, और उसमें जब √2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी RMS वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 2√2 आई नॉट कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन पाई, ठीक, ये आ गया। उसके बाद इसको हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो सी डी एफ हो गया 2√2 आई नॉट कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन पाई, और ये कितना आया था, ये आया था आई नॉट पाई माइनस अल्फा का रूट अपॉन पाई का रूट, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, ठीक। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, सी डी एफ। सी डी एफ कितना हो गया, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2√2 बाई रूट पाई, पाई माइनस अल्फा और कॉस अल्फा बाई 2, ठीक। तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका फॉर्मूला याद रखना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। जैसे हमको प्रोसीजर याद रखना चाहिए
कि इसका हमको आरएमएस निकालना है, फंडामेंटल कंपोनेंट जो है इसमें उसका आरएमएस निकालना है। इसका आरएमएस हम पहले निकाल चुके हैं, जब इसको डिवाइड कर देंगे सीडीएफ आएगा, और इनपुट पावर फैक्टर के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सीडीएफ में। ठीक, तो ये पूरा सीडीएफ हो गया। और इनपुट पावर फैक्टर के लिए क्या करेंगे, IPF कैसे क्या हो जाएगा, CDF इंटू कॉस अल्फा बाई 2। ठीक, ये CDF क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट फैक्टर क्या होता है, और ये क्यों आता है इनपुट पावर फैक्टर के बराबर, इसका प्रोडक्ट वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। ठीक, तो वो आप लोगों को पता होगा, बस हमको याद ये रखना है कि इनपुट पावर फैक्टर CDF इंटू DF के बराबर होता है। इसका प्रूफ मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिया था कि ऐसा क्यों होता है। ठीक, इतना डिस्कशन था, और इसमें कोई पर्टिकुलर फार्मूला लास्ट का याद रखने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें चीज़ें क्या हो रही हैं, अल्फ़ा पे डिपेंड कर रही हैं। CDF लास्ट केस में जो आया था वो अल्फ़ा पे डिपेंड नहीं करता था, वो 0.9 के बराबर आ गया था। तो उसको हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है, इसलिए उसको हम लोग लास्ट में कुछ जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जनरलाइज करना सही नहीं होगा। इसलिए बेटर वही होगा कि हम लोग जो पूरा प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ें और उसके बाद ही कंक्लूजन पे पहुँचें। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको बस फोकस अपना फोरियर सीरीज़ पर रखना है। अगर ये हमको बनाना आता है अच्छे से, तो बाकी सारी चीज़ें उसी से लिंक्ड हैं, उसी से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इतना ही था। अगर कोई चीज़ और टॉपिक रह गया है, वैसे बहुत लगभग जितना हो सकता है सिंगल फेस में मैंने कवर कर दिया है, और बाकी चीज़ें हम लोग प्रॉब्लम्स के थ्रू सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उसको विजिट करके जो मैंने पहले कवर किया है सिंगल फेस में, उसको आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।